हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनामिका गौतम और आप सभी का स्वागत है कोर फार्मेसी में। तो हमारी जो 150 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ थी, आज हम उसमें डिस्कस करेंगे एचएपी के 15 एमसीक्यूज़, जो कि होगा पार्ट 7। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि हम इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज़ कराने वाले हैं, आगे आपको थ्योरी भी पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, जिसको हम डीआरजी बोल रहे हैं, इन द मेडुला इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है मेडुला में, वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इनिशिएटिंग फोर्स एक्सपायरेशन के लिए, जनरेटिंग इंस्पिरेशन रिदम के लिए, रेगुलेटिंग ब्लड पीएच डायरेक्टली के लिए, या फिर एक्टिवेटिंग एक्सपायरेटरी इंटरकोस्टल्स के लिए। तो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो रिस्पॉन्सिबल है वो है इंस्पायरेटरी रिदम को जनरेट करने के लिए। तो डीआरजी न्यूरॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस स्ट्रक्चर सॉलिटेरियस में प्रेजेंट होते हैं और ज़्यादातर कंट्रोल करते हैं इंस्पिरेशन को। सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, एक रिदम है ना हमारी सांस आने जाने की। ऐसा तो नहीं हम एकदम से तेज ले रहे हैं, एकदम से कम ले रहे हैं, एक रिदम है, तो उस रिदम को मेंटेन करता है हमारा डीआरजी। और ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इनिशिएटिंग फोर्स एक्सपायरेशन में वीआरजी इन्वॉल्व होते हैं, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं, जो कि कंट्रोल करते हैं हमारे जो हम एकदम से सांस एकदम से एक्सपायरेशन कर रहे हैं, एकदम झटके से फोर्स के साथ, उसको कंट्रोल करते हैं। रेगुलेटिंग ब्लड पीएच डायरेक्टली, तो ब्लड पीएच रेगुलेट होता है इनडायरेक्टली, किसके थ्रू? कीमोरिसेप्टर्स के थ्रू रेस्पिरेट, और उसके अफेक्ट को उसको अफेक्ट करता है। एक्टिवेटिंग एक्सपायरेटरी इंटरकोस्टल्स, इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि एक्सपायरेटरी मसल्स जो कि इंटरनल इंटरकोस्टल्स मसल्स हैं, एब्डोमिनल मसल्स हैं, ये सब क्या है? वीआरजीज को ही रिक्रूट करती हैं, जो कि फोर्स एक्सपायरेशन के लिए कंट्रोल करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बंडल ऑफ हिज कंडक्ट्स इम्पल्स फ्रॉम। जो बंडल ऑफ हिज है वो किस तरह की इम्पल्स को कंडक्ट करता है? कहां से? ठीक है, फ्रॉम आर्टरिया टू पर्किंजे फाइबर्स डायरेक्टली, एवी नोड टू द वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम, एवी नोड टू बंडल ऑफ ब्रांचेस, या फिर एसए नोड टू एवी नोड। तो बंडल ऑफ हिज कंडक्ट्स इम्पल्सेस फ्रॉम, कहां से? बंडल ऑफ हिज कहां से इम्पल्स को कंडक्ट करता है? आंसर हो जाएगा एवी नोड टू बंडल ब्रांचेस। एवी नोड से बंडल ब्रांचेस की तरफ इम्पल्स मूव करते हैं। द बंडल ऑफ हिज ट्रांसमिट सिग्नल्स कहां से? फ्रॉम एवी नोड से टू द राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस। आर्टरिया टू परकिंजे फाइबर डायरेक्टली आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो परकिंजे फाइबर्स हैं ये लास्ट कंडक्शन पार्ट है भाई, लास्ट इंपल्स का जनरेशन हो रहा है, डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करता है आर्टरिया से। एवी नोड टू द वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम, इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि इट डज नॉट डायरेक्टली एक्साइट वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम, क्योंकि जो एवी नोड्स हैं वो वो वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम को डायरेक्टली एक्साइट नहीं करते हैं। और एसए टू एवी नोड, ये कंडक्शन होता तो है लेकिन इंटरनोडल पाथवेज पे, बंडल ऑफ हिज के लिए नहीं। विच नेफ्रॉन सेगमेंट इज इम्परमेबल टू वाटर अंडर ऑल कंडीशन? कौन सा नेफ्रॉन का कौन सा सेगमेंट है जो कि वाटर के लिए इम्परमिएबल है? हर कंडीशन में वाटर के लिए परमिएबल बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, या फिर कलेक्टिंग डक्ट। और आंसर हो जाएगा इसका थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। जो नेफ्रॉन का डायग्राम अगर आपको याद होगा तो ये हमारा डिसेंडिंग लिम्ब है और ये हमारा असेंडिंग लिम्ब है, ठीक है, और ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट हुआ। तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से क्या होगा? ये जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, यहाँ पे क्या लगे हैं? सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड लगे हुए हैं, जो कि वाटर की परमेबिलिटी को बिल्कुल रोक देते हैं। तो ये जो सेगमेंट्स हैं ये एक्टिवली रीअब्सॉर्ब करते हैं किसको? सोडियम को, पोटेशियम को और क्लोराइड्स को, लेकिन वाटर के लिए बिल्कुल भी इनके लिए रास्ता बैन है। और ये क्या बोलते हैं? इसको डाइल्यूटिंग सेगमेंट भी बोलते हैं। कहीं क्वेश्चन है कि डाइल्यूटिंग सेगमेंट, देन सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर्स। पीसीटी हमारा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जो प्रॉक्सिमल कन्वर्जिव ट्यूब्यूल है वो एब्जॉर्ब करता है वाटर को सॉल्यूट्स के साथ,
डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले ये परमिएबल होता है वाटर के लिए, तो ये तो इसका बिल्कुल अलग हो गया, अपोजिट हो गया। कलेक्टिंग डक्ट इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो परमिएबल होता है हमारा एंटी डायरेटिक हॉर्मोन्स के लिए, ना कि वाटर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, जिसको हम बोलते हैं ब्रॉडमेंस एरिया 4। एक बात बता दूं आपको, जो ब्रॉडमैन एरिया हैं ये हमारे कितने होते हैं, 52 होते हैं। पूरे ब्रेन के अंदर 52 ब्रॉडमैन एरिया होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है जो ब्रॉडमैन एरिया 4 है, जिसको हम प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स बोलते हैं, वो कहाँ पर है? प्री सेंट्रल गायरस में है, पोस्ट सेंट्रल गायरस में है, सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में है, या फिर कैल्करीन सल्सस में है? तो आंसर हो जाएगा पेरेंट्रल गायरस। पेरेंट्रल गायरस में है हमारा ब्रॉडमैन एरिया 4। अगर आप ये ब्रेन दिख रहा है तो पेरेंट्रल गायरस जो फोरमैन है उसके जस्ट पीछे वाला पार्ट है, यहाँ पर प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स जिसको हम ब्रॉडमैन एरिया 4 बोलते हैं। टोटल कितने हैं? 52। और ये क्या करता है? ये कंट्रोल करता है हमारे मोटर को, वॉलेंटरी मोटर कंट्रोल को, हाथ हिलाना, पैर चलाना, मुंह चलाना, जो हमारी ऐच्छिक मूवमेंट्स हैं, ठीक है, इच्छा वाली जो मूवमेंट्स है जिनको हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, उनको ही कंट्रोल कर सकता है। पोस्ट सेंट्रल गायरस इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स हैं जो कि ब्रॉडमैन एरिया 3-1-2 को बिलोंग करते हैं। सुपीरियर टेम्पोरल हमारा ब्रॉडमैन 41-42 है जो कि प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स है, और कैल्केरिन सेल्सस जो है वो कंटेन करता है प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स को देखने के लिए। और ब्रॉडमैन एरिया कौन सा बिलोंग करता है? ये 17। ये कहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन हैज अ परमिसिव इफेक्ट ऑन एपिनेफ्रिन इंड्यूस्ड लाइपोलाइसिस? कौन सा हार्मोन का इफेक्ट जो कि एपिनेफ्रिन का देखा जाता है, और एपिनेफ्रिन क्या इंड्यूस कर रहा है? लिपोलाइसिस। तो कॉर्टिसोल है, तो कौन सा हार्मोन है ना? तो कॉर्टिसोल है, इंसुलिन है, एल्डोस्टेरोन है, या फिर ग्लूकागॉन है। तो कौन सा हार्मोन है जिसका इफेक्ट देखा जाता है एपिनेफ्रिन के लिए लिपोलाइसिस को बढ़ाने का? आंसर हो जाएगा कॉर्टिसोल। परमिसिव इफेक्ट का मतलब क्या है? तो परमिसिव इफेक्ट का मतलब होता है कि एक हार्मोन जो कि एनहेंस करता है एक्शन ऑफ अनदर, दूसरे हार्मोन के एक्शन को। तो एक हार्मोन दूसरे के एक्शन को बढ़ा रहा है विदाउट डायरेक्टली कॉजिंग द इफेक्ट अलोन, बिना इंडिविजुअल इफेक्ट के। तो कॉर्टिसोल उनमें से एक है जो कि परमिसिव इफेक्ट कॉज करता है, किसके लिए? कैटोक्लामाइन के लिए जो एपिनेफ्रिन है, और इंड्यूस करता है लिपोलाइसिस, लिपिड के ब्रेकडाउन के लिए। इंसुलिन इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये तो लिपोजेनेसिस कॉज करता है। एल्डोस्टेरोन हमारा क्या है? सोडियम वाटर को बैलेंस करता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का काम करता है। और ग्लूकागॉन क्या करता है? प्रमोट करता है लिपोलाइसिस डायरेक्टली, बट परमिसिव एक्शन प्रोड्यूस नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन स्केलेटल मसल द ट्रायड कंसिस्ट ऑफ? स्केलेटल मसल के अंदर जो ट्रायड हैं, ट्रायड वो क्या रखते हैं? ट्रायड से 3 तो समझ में आ रहा है, लेकिन वो ट्रायड किस सीक्वेंस पे है? 1 टी ट्यूब्यूल है एंड 2 टर्मिनल सिस्टर्ने है, या फिर 2 ट्यूब्यूल्स हैं 1 सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्ने है, या फिर 1 टी ट्यूब्यूल है और 1 सिस्टर्ने है, या फिर 2 सिस्टर्ने है ओनली। भाई ये दोनों तो यहाँ से कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि 3 का पूछा गया है ना, 3 है, लेकिन सीक्वेंस क्या है? तो सीक्वेंस है 1 ट्यूब्यूल एंड 2 टर्मिनल सिस्टर्ने। स्केलेटल मसल्स के अंदर ट्रायड है, जहां जिसको जो कि सीक्वेंस में 1 टी ट्यूब्यूल है और 2 सिस्टर्ने हैं। ऐसे होता क्या है, समझ में कैसा आएगा? अगर बहुत इजी लैंग्वेज में समझा दूं तो स्केलेटल मसल्स जो हैं वो एक स्पेशल अरेंजमेंट से बनी होती हैं। जो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं उसका एक अरेंजमेंट है ताकि वो कैल्शियम को रिलीज कर सके, क्योंकि कैल्शियम रिलीज होगा तभी तो उसके अंदर स्ट्रेंथ बनेगी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? ट्रायड बोल रहे हैं। और ट्रायड 3 पार्ट में होते हैं, पहला टी ट्यूब्यूल और 2 हमारे टर्मिनल सिस्टर्ने। टी ट्यूब्यूल कहाँ है? तो टी ट्यूब्यूल एक स्मॉल ट्यूब है, छोटी सी स्मॉल ट्यूब है जो कि बहुत अंदर जाती है मसल सेल के अंदर, और वहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स लेकर आती है, एक्शन पोटेंशियल को स्टार्ट करती है। और 2 टर्मिनल सिस्टर्ने क्या है? ये ऐसी सेल्स हैं जो कि कैल्शियम को स्टोरेज करती है, कैल्शियम स्टोरेज टैंक है, और ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पार्ट है, और ये दोनों तरफ होती है टी ट्यूब्यूल्स के। तो टी ट्यूब्यूल्स बीच में और साइड साइड में सिस्टर्ने। क्लियर? तो ये सीक्वेंस है 2 ट्यूब्यूल और 1 सिस्टर्ने,
बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, गलत है। वन ट्यूब्यूल वन सिस्टर्न है, ये तो डियाड में होता है। डायाड, डाई, डाई मतलब दो, तो कहाँ कौन सी सेल प्रेजेंट होगा, जो कार्डियक मसल्स होती हैं। और टू सिस्टर्न है ओनली, लैक्स टी ट्यूब्यूल, सो नॉट अ डायाड। ये भाई सिस्टर्न है, टी ट्यूब्यूल नहीं है, तो सही है ही नहीं बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट हार्ट साउंड S1 कॉज्ड बाय। फर्स्ट हार्ट साउंड किसके द्वारा कॉज होती है, क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल्व्स, या फिर ओपनिंग ऑफ आर्टियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स, क्लोजर ऑफ आर्टियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स, या फिर वाइब्रेशन ऑफ वेंट्रिकुलर वॉल्व्स। तो फर्स्ट साउंड, साउंड की जो साउंड है हार्ट की वो कैसी है, लब और डब। तो फर्स्ट साउंड लब की बात हो रही है। लब कहाँ से आवाज आती है, क्या होता है, ओपनिंग होती है, क्लोजिंग होती है। तो क्लोजर होता है किसका, आर्टरियो वेंट्रिकुलर वॉल्स का। जो आर्टरियो वेंट्रिकुलर वॉल्स हैं, जो हमारे ड्राइकस्पिड ट्राइकस्पिड हैं, उनका क्लोजर होता है, तब हमें जाके आवाज आती है, लब। तो फर्स्ट हार्ट साउंड S1 हियर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है। और ये किसकी वजह से हो रहा है, क्लोजर ऑफ द आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स। आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स हैं जो हमारी मिट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल्स हैं, उसके क्लोजर पे हो रहा है, तभी ये लब आवाज आ रही है। जब लब डब आवाज आ रही है तो लब हमारा आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर एवी वॉल्स की वजह से। क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनार वॉल्व्स का मतलब क्या है, दैट कॉजेज द सेकंड हार्ट साउंड। भाई अगर पूछ रहे हैं कि लब की तो ठीक है बता दिया, आप डब कब आ रही है, तो डब तब आ रही है जब सेकंड हार्ट साउंड आ रही है। सेकंड हार्ट साउंड मतलब सेमी ल्यूनर वॉल्व्स क्या होंगी, बंद होंगी। ओपनिंग ऑफ एवी वॉल्व्स का मतलब क्या है, नॉर्मली डज नॉट प्रोड्यूस साउंड। जब एवी नोड्स ओपन होते हैं तो कोई किसी भी तरीके की साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है। वाइब्रेशन ऑफ वेंट्रिकुलर वॉल्व्स, ये कंट्रीब्यूट करता है एक तीसरी साउंड को। ठीक है, वाइब्रेशन क्या कॉज करता है, एक तीसरी साउंड हमें ऐसा महसूस होता है, लेकिन ये वेंट्रिकुलर फीलिंग साउंड होती है, लब और डब नहीं, ना ही S1 ना ही S2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिपैटिक पोर्टल वेन ड्रेन्स ब्लड फ्रॉम। जो हिपैटिक पोर्टल वेन है वो ब्लड को ड्रेन करती है, खाली करती है, किधर, लीवर टू सिस्टमिक सर्कुलेशन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट टू लीवर, किडनी टू इंफीरियर वेना कावा, या फिर स्प्लीन टू सिस्टमिक सर्कुलेशन। और अगर इसका आंसर दे दिया तो भाई साहब मान जाओगे कि HAP के महारथी हो तुम। और आंसर हो जाएगा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट टू लीवर। हिपैटिक पोर्टल वेन क्या करती है, ब्लड को ड्रेन करती है। ड्रेन मतलब खाली करना, कहाँ से, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से लीवर के लिए। ये है हमारा हिपैटिक पोर्टल वेन, जो कि क्या करती है, हिपैटिक पोर्टल वेन, ठीक है, गैस्ट्रिक से लीवर की तरफ तो जा रहा है, लेकिन जा क्या रहा है, खाली क्या कर रहा है, तो लीवर में न्यूट्रिएंट्स पहुंचा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम स्टमक, इंटेस्टाइन, स्प्लीन एंड पेनक्रियाज टू द लीवर, ताकि मेटाबॉलिज्म हो सके, डिटॉक्सिफिकेशन हो सके। लीवर टू सिस्टमिक सर्कुलेशन कब होगा, दैट इज डन बाय हिपैटिक वेन। अगर कुछ कोई पूछे लीवर से सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रेन के लिए कौन सी वेन है, दैट इज हिपैटिक वेन। किडनी से इंफीरियर वेना कावा के लिए रीनल वेन, और स्प्लीन टू सिस्टमिक सर्कुलेशन के लिए स्प्लीन ड्रेन होता है पहले स्प्लेनिक वेन के थ्रू, और बाद में वो जाके ज्वाइन होती है पोर्टल वेन टू द लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर रेगुलेट्स द रेट ऑफ एम्प्टिंग ऑफ द स्टमक इनटू द डिओडिनम। कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो पेट के खाली होने को डिओडिनम में उसके रेट को रेगुलेट करता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर्स, इलियोकोकल वॉल्व्स, लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर्स, या फिर स्फिंक्टर्स ऑफ ऑडी। तो कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि पेट के खाली होने को डिओडिनम के लिए उसको रेट को रेगुलेट करता है, आंसर हो जाएगा पाइलोरिक स्फिंक्टर्स। तो पाइलोरिक स्फिंक्टर्स कंट्रोल करते हैं गैस्ट्रिक एम्प्टी को और प्रिवेंट करते हैं रीगर्गिटेशन फ्रॉम डिओडिनम इनटू स्टमक। भाई स्टमक से कहाँ जा रहा है, डिओडिनम में जा रहा है, लेकिन डिओडिनम से ताकि बैक फ्लो ना बढ़ जाए, स्टमक में वापस खाना ना चला जाए, तो उसको कंट्रोल करते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर्स। ये क्या करते हैं, डिओडिनम से दोबारा से पेट में वापस जाने को, खाने को रोकते हैं। वापस जाना कुछ नहीं है, जो हो गया
हो गया। इलियोकोकल वॉल्व्स क्या करती है, जंक्शन है इलियम और सीकम का। एलईएस हमारा क्या है, ये प्रिवेंट करता है रिफ्लक्स को, ठीक है, स्टमक इनटू इसोफेगस में, कि हमारे पेट में जो खाना है वो हमारे गले में नहीं आ रहा है। भाई हम उल्टा हो जाते हैं खाना खा के, तो क्या खाना हमारे मुंह से बाहर निकल जाता है, नहीं निकलता। वो कौन करता है, हमारा लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर्स। और स्फिंक्टर्स ऑफ बॉडी क्या है, ये रेगुलेट करते हैं बाइल और पैनक्रियाटिक जूस को ड्यूोडेनम में जाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल द सेकंड हार्ट साउंड S2 इज प्रोड्यूस्ड बाय। अभी मैंने बताया था, चलिए इसका आंसर बताइए। क्लोजर ऑफ मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व्स, ओपनिंग ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्व्स, क्लोजर ऑफ ऑर्टिक एंड पल्मोनरी वॉल्व्स, या फिर ओपनिंग ऑफ एवी वॉल्व्स। आंसर हो जाएगा क्लोजर ऑफ ऑर्टिक एंड पल्मोनरी वॉल्व्स, क्योंकि डब क्या होता है, ये अकर होता है, ये कब हो रहा है, जब डायस्टोल में ब्लड पहुंच रहा है और डायस्टोल से वापस नहीं आया। तो डायस्टोल में पहुंचने के लिए किसी को तो पुश करना पड़ेगा ना, कौन पुश करता है, ये क्लोज होते हैं जब सेमिल्यूनर वॉल्स वेंट्रिकल्स के थ्रू। तो क्लोजर ऑफ एवी वॉल्स ये S1 है, बताइए। ओपनिंग ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्स ये साइलेंट है, कोई आवाज नहीं होती है। और ओपनिंग ऑफ एवी वॉल्स भी सच कोई भी वाइब्रेशन या साउंड नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which part of the nephron is primarily responsible for generating hyper osmotic medullary gradient। कौन सा पार्ट नेफ्रॉन का जो कि रिस्पॉन्सिबल है हाइपर ऑस्मोटिक मेडुलरी ग्रेडियंट को जनरेट करने के लिए, पीसीटी, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, या फिर कलेक्टिंग डक्ट। तो कौन सा पार्ट है नेफ्रॉन का जो कि रिस्पॉन्सिबल है हाइपर ऑस्मोटिक मेडुलरी ग्रेडियंट के लिए, आंसर हो जाएगा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। क्यों, क्योंकि जो थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले वो एक्टिवेट रहता है किसके लिए, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड, ये हमें पता है, जो कि वाटर के लिए इम्परमेबल होता है, ये भी हमें पता है। जिसकी वजह से क्या होगा हमें ये नहीं पता है, तो ये क्रिएट करेगा मेडुलरी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। पीसीटी क्या होगा, ये रीअब्सॉर्ब करेगा बल्क ऑफ फिल्ट्रेट बट नॉट ग्रेडियंट फॉर्मेशन। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले वाटर का रीअब्सॉर्प्शन करेगा, कलेक्टिंग डक्ट से कलेक्शन होगा, और ये एडीएच के लिए रिस्पॉन्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोकाज एरिया। चलो इसका आंसर बताओ। ब्रोकाज एरिया इज लोकेटेड इन विच लोब ऑफ द ब्रेन एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन। जो ब्रोकाज एरिया है वो कौन से लोब में प्रेजेंट होता है हमारे ब्रेन के, और उसका काम क्या है। क्या टेम्पोरल लोब में सुनने के लिए काम किया जाता है, फ्रंटल लोब में होता है बोलने के लिए यूज किया जाता है, पैराइटल लोब जो सेंसेस पकड़ते हैं सेंसेस के लिए होता है, या फिर ऑसिपिटल लोब जो कि देखने के लिए होता है। तो कौन सा प्रोसेस है ब्रोकाज एरिया का, कहां पर प्रेजेंट होता है, किस काम के लिए आता है, आंसर हो जाएगा फ्रंटल लोब जो कि स्पीच प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो ब्रोकाज एरिया कहां पर होगा, फ्रंटल लोब, और किस चीज के लिए यूज किया जाता है, बोलने के लिए। जैसे मैं तुम्हें बोल रही हूं तो मेरा ब्रोकाज एरिया एक्टिव है जो कि मेरे बोलने को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। टेम्पोरल लोब हमारा वर्निक्स एरिया में प्रेजेंट होता है जो कि लैंग्वेज को बनाने में काम आता है। भाई चाइनीज सीख रहे हैं, स्पेनिश सीख रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, हिंदी सीख रहे हैं, तो वो टेम्पोरल लोब। पैराइटल हमारी सोमेटोसेंसरी इंटीग्रेशन, जो सेंसेस आ रही हैं, सुन रहे हैं कहीं से हमें महसूस हो रहा है। ऑसिपिटल हमारा देखने के लिए, आपके ऑसिपिटल भी एक्टिवेट है फिलहाल, ओके। द रिफ्रैक्टरी पीरियड इन कार्डियक मसल प्रिवेंट, जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है कार्डियक मसल में वो क्या किस चीज से प्रिवेंट करता है, फटीग ऑफ कार्डियक मसल, टिटैनिक कॉन्ट्रैक्शंस, मायोकार्डियल इस्चीमिया, या फिर इनहिबिशन ऑफ कंडक्शन थ्रू एवी नोड। तो रिफ्रैक्टरी पीरियड हमारा कार्डियक मसल में बचाता है टिटैनिक कॉन्ट्रैक्शन से। और टिटैनिक कॉन्ट्रैक्शन क्या है, लॉन्ग रिफ्रैक्टरी पीरियड्स जो कि प्रिवेंट करता है समेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं उसके समेशन को इनहिबिट करता है, और इंश्योर करता है कि हमारे जो पंप है, हमारा हार्ट जो सही से पंप कर रहा है वो सही रिदम में करे। भाई मान लो ये हमारा हार्ट है, ठीक है, इस पे इम्पल्स आ रही है, लेकिन बार बार ओवरफ्लो होने से क्या हमारा हार्ट कभी तेज, कभी धीमे, कभी हल्के, कभी कैसे रिदम के साथ मेंटेन रहता है, या फिर अरिदमिया रहता है हमारे हार्ट में, हमेशा रिदम के साथ रखता है ना। तो हमारा हार्ट लब डब कर रहा है, ठीक है, 70-100 टाइम्स बीट कर रहा है, हार्ट को पंप कर रहा है, ब्लड को पुश कर रहा है, लेकिन एक रिदम में,
तो उस रिदम को मेंटेन किया जाता है टिटैनिक कॉन्ट्रैक्शन से, जो कि कार्डियक मसल का रिफ्रैक्टिव पीरियड जो कि बचाता है। फटीग इज रेयर इन कार्डियक मसल। भाई हमारा हार्ट कभी ऐसे बोले कि यार आज मेरा बीट करने का मन नहीं कर रहा है, तो थकान का तो कोई मतलब ही नहीं है। इश्चीमिया कब होगा? जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, रिफ्रैक्टिव पीरियड नहीं। और एवी कंडक्शन एक रेगुलेशन है किसके द्वारा? स्पेशलाइज्ड नोडल प्रॉपर्टीज के थ्रू। रिफ्रैक्टिव पीरियड से इसका कोई लेना देना नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज। मेन पेस मेकर हार्ट का कौन है? मैंने पहले भी क्वेश्चन कराया था, चलो जल्दी से बताओ। आर्टरियोवेंट्रिकुलर नोड, साइनो आर्टरियल नोड, बंडल ऑफ हिज या फिर पर्किंजे फाइबर। और आंसर हो जाएगा इसका साइनो आर्टरियल नोड। ऐसे नोड को मेन पेस मेकर कहा जाता है। अगर कोई बोले कि पेस मेकर कहाँ लगाया जाता है, तो जहां पर ऐसे नोड होते हैं वहीं पर उस पेस मेकर को रखा जाता है, पुट किया जाता है। ऐसा नोड करती क्या है? ऐसे नोड जनरेट करती है क्या? इम्पल्स, करंट को जनरेट करती है, इम्पल्सिस को जनरेट करती है लगभग 70 to 100 पर मिनट। जो बीट की बात हो रही है ना, हमारा जो धक 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 हो रहा है, वो धक धक कितनी होती है? 70 से 100 पर मिनट। एक मिनट में 70 से 100 लगभग इतनी बीट्स होती हैं। और ये हमारा क्या है? नेचुरल पेस मेकर है। जो मशीन लगाई जा रही है वो मैन मेड पेस मेकर है। एवी नोड क्या करते हैं? एवी नोड डिले करते हैं कंडक्शन को, बट इज नॉट द मेन पेस मेकर। ये मेन पेस मेकर नहीं है। बंडल ऑफ हिज का काम होता है कंडक्ट करना इम्पल्सिस को। कहाँ के लिए? वेंट्रिकल्स के लिए। और पर्किंजे फाइबर्स क्या करते हैं? इम्पल्सिस को स्प्रेड करते हैं, रिदम को नहीं मेंटेन करते हैं। और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है विच मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड द मोस्ट एनर्जी पर ग्राम। कौन सा जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो पर ग्राम में सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है? तो कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है। तो कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि 1 ग्राम में सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है? और आंसर हो जाएगा फैट। कैसे? तो फैट प्रोवाइड करता है 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। द मोस्ट एनर्जी अमंग मैक्रोन्यूट्रिएंट, सबसे ज्यादा एनर्जी होता है हमारा फैट। इंसुलेशन के लिए, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और सेल मेम्ब्रेन को फॉर्म करने के लिए, जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो 4 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। प्राइमरी एनर्जी है सोर्स का सेल्स के लिए, लेकिन मोस्ट एनर्जेटिक नहीं है। प्रोटीन्स की बात की जाए तो 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, मेनली टिश्यूज को बिल्ड करने के लिए और रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। विटामिन की बात की जाए तो ये क्या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, तो कैलोरीज प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमारे 15 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये क्लास अंडरस्टैंड हुई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर दीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दी है। थैंक यू सो मच।